and hello to the foreign journalists. We'll speak in a language that you'll understand in just a bit. आप सबको मेरा नमस्कार। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ किस्से, कुछ चीजें आप पढ़ते हैं तो लगता है कि ये पिक्चर का सीन चल रहा है, ये किसी घिनौनी गंदी पिक्चर का सीन चल रहा है, लेकिन फिर पता चलता है ये यथार्थ है। और घिन आने लगती है ऐसे लोगों से, घिन आने लगती है ऐसे समाज से, घिन आने लगती है ऐसे नेताओं से जो लोगों को बढ़ावा देते हैं। यह पिक्चर गले में पटका डाले हुए भारतीय जनता पार्टी का, यह पिक्चर प्रज्वल रेवन्ना की है। यहां मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना हासन से एमपी हैं। ये देखिए, मोदी जी के वृहद परिवार का हिस्सा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जी के पोते हैं, पौत्र हैं। मोदी का परिवार वाले वृहद परिवार का भी हिस्सा है। 14 अप्रैल की यह फोटो है। 14 अप्रैल बमुश्किल 2 हफ्ते पहले की। ये जेडीएस से सांसद हैं, हासन से बीजेपी और जेडीएस के साझा उम्मीदवार हैं। 2 हफ्ते पहले जब मोदी इनके साथ मंच साझा कर रहे थे मैसूरू में, तो इनकी खूब तारीफ करी थी, इनकी पीठ ठोकी थी और इनके लिए वोट मांगा था। 14 अप्रैल को, इसी महीने की 14 तारीख को ये नेता देश से फरार हो चुके हैं। और अगर आप इनके जघन्य अपराधों को सुन लीजिएगा तो दिल दहल जाएगा। और एक औरत होते हुए थोड़ी बोलने में भी शर्म आती है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन तहस नहस करने के बाद यह आदमी देश छोड़कर भाग गया है। इस आदमी के हजारों पॉर्न वीडियो वायरल हैं, हजारों पॉर्न वीडियो। और उस पॉर्न वीडियो में यह हर उम्र की औरत के साथ जोर जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा है। यह हर उम्र की औरत का यौन शोषण करता हुआ दिख रहा है। उनकी असहमति के बावजूद, और इसमें इसके घर पर काम करने वाली महिलाएं हैं, पार्टी की कार्यकर्ता है, पार्टी की सांसद है, जिला पंचायत की सदस्य है, यहां तक कि एक 63 साल की घर पे काम करने वाली महिला जो हाथ जोड़ के कह रही है ऐसा मत करो। यह रिकॉर्डिंग ये खुद करके, और एक पेन ड्राइव में इनकी सारी रिकॉर्डिंग मिली है। क्या मोदी जी इसकी दरिंदगी के बारे में जानते थे या अनभिज्ञ थे? नरेंद्र मोदी इसके यौन कृत्यों के बारे में पूरी तरह से जानते थे। उनको हर बात का पता था। उनको पता था कि इसके हजारों अश्लील पॉर्न वीडियो है जहां पर इसने औरतों के साथ जघन्य यौन उत्पीड़न का काम किया है, सैकड़ों औरतों की जिंदगी बर्बाद करी है, उसमें हर उम्र की महिला शामिल है। बुजुर्ग 63 साल की काम करने वाली घर पर से लेकर सांसदों और कार्यकर्ताओं तक सब पता था नरेंद्र मोदी को। सब पता था 14 अप्रैल को जब वो मिल रहे थे, सब पता था जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे। दिसंबर 2023 में बीजेपी के ही एक नेता देवराज गौड़ा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को यह चिट्ठी लिखी, प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी, और उन्होंने पेन ड्राइव के बारे में जानकारी दी, प्रज्वल रेवन्ना के यौन विचलन के बारे में जानकारी दी और कहा इस आदमी को उम्मीदवार मत बनाइएगा। दिसंबर 2023, 4 महीने पहले। 11 जनवरी 2024 को देवराज गौड़ा ने प्रज्वल के खिलाफ बीजेपी आला कमान को लिखा था। उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की, सार्वजनिक किया इस सारी बात को और बताया कि ऐसा आदमी है, इसके ये कुकृत्य है, ये बातें सामने आई हैं, इसको टिकट नहीं देना चाहिए, इसको उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए। पहले लिखा और उसके बाद
बीजेपी के आला कमान को सूचित किया, प्रेस वार्ता की। उसके बाद फरवरी और मार्च में फर्जी चाणक्य इस देश के गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पे जाते हैं, मैसूर पहुंचते हैं और तब पूर्व बीजेपी विधायक प्रीतम गौड़, पूर्व विधायक एटी रामास्वामी और कार्यकर्ताओं ने इस प्रज्वल रेवन्ना की उम्मीदवारी के खिलाफ उनको कहा ऐसे व्यक्ति को टिकट मत दीजिए, इसके यौन कुकृत्य के चर्चे बहुत फैले हुए हैं, इसने हर उम्र की औरत का शोषण किया है, इसके तमाम हजारों वीडियो पेन ड्राइव पर है, इसने सैकड़ों औरतों की जिंदगी तबाह करी है। मार्च तक अमित शाह से मिलकर बीजेपी के पूर्व विधायकों ने, उनके नेताओं ने मैसूरू में यह बात कही। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि ये कैसे आदमी को उम्मीदवार बना रहे हैं, वो जानते थे ये कितना जघन्य अपराधी है, और उसके बाद भी उन्होंने हासन की सीट से उसको अपना उम्मीदवार बनाया। कर्नाटका की महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। जैसे ही उनके जानकारी में यह आया, उन्होंने एसपी को नोटिस जारी की और सीएम से इस भयावह घटना पर एसआईटी के गठन की मांग करी। अगले दिन एसआईटी गठित हुआ और जैसे ही एसआईटी गठित होता है, हासन का यह उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी का चहेता, उनका दुलारा, उनके वृहद परिवार का हिस्सा, यह देश छोड़कर भाग जाता है। एसआईटी पूरी कोशिश कर रही है, एसआईटी हर संभव प्रयास कर रही है इसके प्रत्यार्पण का, कि भारत लाके इसकी जांच पूरी की जा सके। लेकिन आज सवाल यह है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी अभिवंदन, नारी शक्ति, महिला सम्मान, यह सब बातें फर्जी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते थे कि स्टेज पर खड़े हुए उनके बगल के इस व्यक्ति ने, उनके साझा उम्मीदवार ने क्या किया, वो सब जानते थे और उसके बाद भी उम्मीदवार बनाया। तो आज प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि किस हैसियत से, क्या सोचकर आपने इतने घिनौने दरिंदे को अपना साझा उम्मीदवार बनाया, और हर बार आप महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के साथ ही क्यों खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री चुप रहेंगे, देश की महिला बाल विकास मंत्री, जैसा कि आप सब जानते हैं, मौन धारण कर लेती हैं। महिला सुरक्षा, महिला अपराध का कोई भी मुद्दा हो, वो सिर्फ एक मुद्दे पर बोलती है और वो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। और देश का महिला आयोग, रेखा शर्मा, जो चश्मा उतारेंगी नहीं, क्योंकि चश्मे से बीजेपी और घटक दल के कोई अपराध नजर नहीं आते, उनको तो मानो सांप सूंघ गया है। नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस भेजेंगी विपक्ष को, लेकिन भाजपा के कुकृत्यों को, भाजपा के घटक दलों के कुकृत्यों को, इतने जघन्य अपराधी का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। नील बटा सन्नाटा। तो अगर इस दरिंदे से घिन आती है, उससे ज्यादा घिन उन लोगों से आती है जो इसको संरक्षण देते हैं। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हुआ है? क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने उन लोगों का साथ दिया है जो महिलाओं का शोषण करते हैं? बिल्कुल नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी तब हुई थी, जो दोषी पाए गए थे हत्या और बलात्कार के, गिरफ्तारी तब हुई थी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोलना पड़ा था, चिन्मयानंद पर कोर्ट को बोलना पड़ा था, सोनभद्र के विधायक राम दुलार गोंड जो पॉक्सो में नाबालिग के रेप के दोषी पाए गए, उनको टिकट तब दिया था जब उनके ऊपर पॉक्सो का मुकदमा चल रहा था। चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो, चाहे वो गुजरात की बिल्किस बानो हो, और चाहे वो दिल्ली में बैठी हुई सबसे होनहार बेटियां हो जो यौन शोषण का आरोप लगाती हैं, उनको बूटों के तले रौंदा जाता है। लेकिन आरोपी को मोदी जी गोदी में बिठाकर संरक्षण देते हैं। आज तक उसका टिकट नहीं काट पाए। और मैं बृजभूषण शरण सिंह की बात कर रही हूं। हर बार आधी आबादी के खिलाफ जघन्य कुकृत्य करने वालों के साथ नरेंद्र मोदी क्यों खड़े होते हैं? हर बार वो चुप क्यों रहते हैं? हर बार स्मृति ईरानी और महिला आयोग को सांप क्यों सूंघ जाता है? और मैं आपके माध्यम से आपके सीनियर मूर्धन्य पत्रकारों से भी सवाल पूछती हूं, क्यों है इतना सन्नाटा? कितने शो हो रहे हैं इस पर? कितनी टिप्पणियां लिखी जा रही हैं पेपर पर?
कितने एडिटोरियल्स लिखे जाएंगे? आज यह सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि सभ्य समाज में, राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। और ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम, ऐसे लोगों को राजनीतिक हैसियत बढ़ाने का काम खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। यह असलियत है। I will very briefly make a small statement in English on this. This gentleman right here is former Prime Minister H.D. Devgowda's grandson Prajwal Revanna. He is the MP from Hassan in Karnataka. He is also the joint candidate of Narendra Modi's BJP and its ally JDS. This man has been alleged and has been found on video, and not one and not two, but thousands of videos in which he is molesting women, in which he is doing heinous crimes against women, and women from all age group. These women are domestic household workers who work at his house. They are party workers. They are his MPs. That's the kind of man he is. Thousands of videos, hundreds of women whose life have been destroyed by this man. A 63-year-old house help, a woman old enough to be his mother, maybe his grandmother, is seen pleading on one of the videos saying, "Don't do this to me. Don't record this. Don't do this to me." 63-year-old woman. And still, he is the joint candidate of Narendra Modi's BJP and his ally JDS. Did Mr. Modi not know about him? He knew every single thing. He knew exactly about the videos. He knew exactly who this guy was. He knew exactly the women who had been molested. Because on the 13th of December, 2023, his own leader, Devraj Gowda, wrote to the Prime Minister and to the BJP president and to the local unit of the BJP, talking about the pen drives, talking about the sexual misconduct. In fact, in January 2024, the same leader, Devraj Gowda, did a press conference which was in the public domain. He spoke about the sexual misconduct. He spoke about the molest. He spoke about those thousands of videos. And not just that, in February and March, when Amit Shah visited Mysuru to stitch that alliance, he was told by not one, but multiple BJP leaders, from Pritam Gowda to A.T. Ramaswamy to thousands of workers in the BJP, who told him, do not make Prajwal Revanna your candidate in Karnataka. Do not announce his candidature, because he is known to be a man who inflicts sexual violence on women. He is found to be inappropriately behaving with women on camera. These women are from different stratas of society. They belong to different age groups. And yet on the 14th of April, you find the Prime Minister sharing the stage with Prajwal Revanna. The Prime Minister doesn't just praise him, he asks for votes in his favor. That's who the Prime Minister is. Is this the first time that the Prime Minister has stood with perpetrators of crime against women? No. Will this be the last? I don't know about that. With Mr. Modi, you never know. This will perhaps not be the last. But it needs to be pointed out that the moment this was taken up by the Commission for Women in Karnataka, they issued a notice to the SP. They asked the government to set up an SIT, and SIT was set up. The very same day, this man absconded and ran away to Europe. We are looking at his extradition, and the SIT will ensure that he faces the whole might of Indian law. But there are some questions that will be posed before Narendra Modi. And those questions include his silence. Those questions include his blessing. Those questions include his absolute know-how. And those questions will include, why did he make this man his candidate? Why is Smriti Irani quiet? Where is the National Commission for Women? They are only interested in issuing notices to members of India's opposition. What about perpetrators of crime like this? Where is Rekha Sharma? Is she hibernating? Is she on a holiday? Is she writing those filthy tweets that she writes? That's what we want to know. But where is the Prime Minister, and what is the explanation he has? Despite knowing every detail, how could you make a man who's so engrossed in sexual violence, sexual crime against women, your candidate?
But has this happened for the first time? No. You must remember that in Unnao, Kuldeep Singh Sengar was arrested only after the courts intervened. Chinmayanand was arrested only after the courts intervened. Ram Dular Gond, their MLA from Sonbhadra, who has now been found guilty of raping a minor under the POCSO Act, was given a ticket when the POCSO case was going on against him. Have you forgotten Brijbhushan Sharan Singh? Have you forgotten that he is a sexual offender? Have you forgotten he's been named in a charge sheet? Have you forgotten the BJP has not been able to act against him? Have you forgotten Ankita Bhandari? Have you forgotten Bilkis Bano? Each time there is a crime against women, the Prime Minister, his government, his machinery, and the BJP are always protecting the perpetrators of this crime and not the women, not the victims. That is the question today. Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.